हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज हम इन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे कि 6 क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 1 में किन बातों का वर्णन किया गया है। आखिर हम इतिहास से क्या जान सकते हैं, इतिहास का हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, इन सभी बातों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। उसकी ये निगाह अचानक एक सुर्खियों पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इसमें जो भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम इसमें आपको बता देंगे। आप बस अभी सुनते चलिएगा। कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे और कुछ ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सुनने हैं, ताकि आपको वो कहानी याद रहे। अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतिहास है क्या। इसमें सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इतिहास क्या है। इतिहास कुछ नहीं है, दरअसल इतिहास मानव के बीते हुए कल की कहानी है। इतिहास मानव के बीते हुए कल की कहानी है, क्योंकि हमें इतिहास किसका जानना है, हमें मानव का ही इतिहास जानना है। हमें कोई पशु पक्षियों या जानवरों का इतिहास नहीं जानना, हम मानव का इतिहास जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जिस परिस्थिति में हम आज हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था में हम आज रहते हैं, क्या वो हमेशा ऐसी ही रही है या उसमें क्या बदलाव आए हैं। इन्हीं बदलावों को जानने का नाम ही इतिहास है। तो जानते हैं हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अभी हमने देखा है कि इतिहास क्या है। अब बात करते हैं कि हम अतीत के बारे में, यानी हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। इतने छोटे उद्देश्य के लिए हम इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास में जो भी गलतियां हुई हों वो वर्तमान में ना दोहराई जाएं। यानी इतिहास को जानने का मतलब है कि इतिहास में हुए परिवर्तनों को जानना। जब हम इतिहास में हुए परिवर्तनों को जानेंगे तभी हम भविष्य की कल्पना कर पाएंगे, भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा पाएंगे और उसमें आने वाली परिस्थितियों में जो भी बदलाव होंगे हम उनसे बचने के लिए उपाय सुझा पाएंगे। इसलिए हम इतिहास को जानना चाहते हैं कि बदलाव किस तरह से होते हैं और हमें उनसे किस तरह से उनका सामना करना पड़ेगा। इन सबको जानने के लिए ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। हम इतिहास से सीखते हैं कि हमने इतिहास में जो गलतियाँ की हैं वो वर्तमान में ना हो, इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना है। अब बात करते हैं कि इतिहास में लोग कहाँ रहते थे। ये पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी। हम देखेंगे नर्मदा नदी कहाँ है मानचित्र में। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो कंदमूल फल इकट्ठा करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। और वो कैसे थे, वो थे संग्राहक और आखेटक यानी शिकारी थे। आपने अगर भूगोल पढ़ा है तो आपको नर्मदा नदी का पता है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है और वहाँ का भूगोल ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो संग्राहक क्यों थे। क्योंकि नर्मदा के आसपास का जो एरिया है वहाँ जंगल है और आज भी वहाँ जंगल है, इसलिए जाहिर सी बात है मैदान तो होंगे नहीं तो कृषि कार्य कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है जब मैदान नहीं है, जंगल है, पहाड़ी भूभाग है, तो फल मूली यानी जो कंद मूल फल हैं वही इकट्ठा करेंगे। जानवर बहुतायत में पाए जाएंगे क्योंकि जंगल है, इसलिए शिकार करेंगे। तो अगर आप भूगोल को ध्यान में रखेंगे तो आपको इतिहास पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी।
भूगोल इतिहास को बहुत प्रभावित करेगा, इसलिए आपको भूगोल को, जब आप इतिहास पढ़ें तो आपको भूगोल को अपने ध्यान में रखना है कि वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का है और वहाँ ऐसी गतिविधियाँ क्यों हो रही हैं। क्योंकि नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के लोग संग्राहक होंगे, यानी खाद्य संग्राहक होंगे, कंदमूल फल इकट्ठा करेंगे और शिकार करेंगे। अब देखते हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई थी? सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को मनुष्य के द्वारा उपजाया गया था। अब सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ देखते हैं कहाँ हैं। पहले ये हैं सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ। यहाँ लोग खेती क्यों करेंगे? क्योंकि सिंधु का मैदान है, विस्तृत मैदान है, मैदानी क्षेत्र, तो लोग खेती करेंगे ही, इसलिए यहाँ उन्होंने गेहूँ और जौ उपजाया। यानी खेती की शुरुआत इसलिए इन क्षेत्रों में हुई क्योंकि यहाँ पर सिंधु का विस्तृत मैदान है, और मैदान है तो खेती होनी स्वाभाविक है। और नर्मदा नदी भी देख लेते हैं। नर्मदा नदी, ये वाला इलाका नर्मदा नदी का, ऊपर विंध्यन पहाड़ी, नीचे सतपुड़ा पहाड़ी, इनके बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। तो आपको मैपिंग भी ध्यान रखनी है। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ जो वर्तमान के पाकिस्तान में हैं, वहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो घास फूस उगने लगी थी, इसलिए भेड़ बकरी और गाय बैल को पालेंगे। और ये लोग गाँवों में रहते थे। जब मैदानी क्षेत्र है, कृषि करेंगे तो एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगेंगे, और जब लोग समूह में रहने लगते हैं तो उसी से निर्माण होता है गाँवों का, इसलिए वहाँ गाँवों का निर्माण होगा। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, तो कहाँ है? यह है उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ वर्तमान के मेघालय में, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्यन पहाड़ियाँ हमने देखी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी जिस स्थान पर सबसे पहले चावल की कृषि की गई वे स्थान थे विंध्य के उत्तर में, और विंध्य के उत्तर में कुछ और नहीं है बल्कि गंगा का विस्तृत मैदान है। विंध्य के उत्तर में क्या है? ये गंगा का मैदान ही है, और आज भी यहाँ खेती होती है, चावल की खेती होती है। कई सालों से यहाँ चावल की खेती होती आ रही है। चावल की खेती के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, और यहाँ भरपूर पानी है क्योंकि ये सदावाहिनी नदियाँ हैं। इसलिए विंध्य के उत्तर में गंगा के मैदान में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। उसकी परिस्थिति को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। हमने देखी थी सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये आपको उत्तर से दक्षिण भिन्न का क्रम रखना है। सिंधु की सहायक नदियों का सबसे पहले झेलम, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और उसके बाद सतलज। ये हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्यों? क्योंकि जब यहाँ सबसे पहले कृषि होनी आरंभ हुई, जिससे गांवों का निर्माण हुआ। जब कृषि में अधिक उत्पादन हुआ होगा तो व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई होगी, जिसके कारण फिर नगरों का उत्पादन हुआ होगा। तो पहले गांव बने और गांवों से फिर नगर बने। तो सबसे पहले नगर यहीं बने थे। किस लिए? क्योंकि वहाँ सबसे पहले कृषि कार्य आरंभ हुआ, जिसके कारण वहाँ गाँवों का विकास हुआ और फिर गाँवों से नगरों का विकास हुआ। तो सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं जो किसी बड़ी नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही प्रारंभिक नगरों का निर्माण हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे पहले कृषि कार्य आरंभ हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में जो नगरों का विकास हुआ वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ध्यान रखना है, कहानी की तरह पढ़ना है, कुछ भी इसमें रटना नहीं है। आपको आराम से याद रहेगा। आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा। अब बात करते हैं गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी। गंगा और इसकी सहायक नदी देखते हैं सोन। यहाँ है गंगा नदी।
और गंगा नदी की सहायक नदी है ये सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान में बिहार है उसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसमें कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का और कुछ हिस्सा दक्षिणी बिहार का आता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक ऐसे विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी जो मगध के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित कर लिया था और देश के अन्य हिस्सों में भी कुछ ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। अब मगध शक्तिशाली क्यों होगा? क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है। कृषि प्रचुर मात्रा में होगी क्योंकि उपजाऊ मैदान है, पानी की अधिकता है और सोन नदी के जो आसपास का इलाका है वहाँ पर उसके नीचे पहाड़ी भूभाग भी है, वहाँ पर विशाल जंगल भी था, जिसके कारण उन्हें बड़ी मात्रा में लकड़ी मिलेगी। फिर नीचे आ जाएंगे थोड़े से आसपास, बिहार के आसपास नीचे झारखंड वाले एरिया में, तो वहाँ छोटा नागपुर पठार पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ खनिज संसाधन भी मिलेंगे, जिसके कारण ये लोहे के हथियार बनाने स्टार्ट करेंगे। तो मगध शक्तिशाली क्यों हुआ? क्योंकि उसका भूगोल वैसा था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? कभी काम की तलाश में जाते हैं, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते हैं, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती हैं और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देते हुए और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो लोग यात्राएं क्यों करते हैं? लोग यात्राएं करते हैं या तो वो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते हैं। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती हैं। जो धर्म गुरु होते हैं वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और जो व्यापारी होते हैं वो व्यापार करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के कई कारण हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ऊपर देखते हैं, पहले यहाँ कुछ छूट गया है। दक्षिण एशिया में क्या आता है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है दक्षिण एशिया। यानी दक्षिण एशिया में किसे शामिल किया जाता है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार और ईरान देशों को। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय क्या कहा जाता है? इसे प्राय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यानी जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाते हैं तो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन होता है। कुछ वो नई जगह का सीखते हैं और कुछ अपनी परंपराएं दूसरी जगह के लोगों को सिखाते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के विचारों को वो अपनाते हैं। देश के नाम, अब भारत के नाम की बात करते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ये इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दरअसल जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को ईरान से आने वाले लोग हिंदू नदी कहते थे। वो सिंधु की जगह है का यूज़ करते थे। तो जो ईरान से लोग आते थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और हिंदू नदी के आसपास वाले इलाके को उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। और जब यूरोपीय लोग भारत आए
तो उन्होंने सिंधु नदी की जगह सिंधु का वो एस खा गए और उसकी जगह यूज़ करने लगे इंदु। सिंधु का उन्होंने एस गायब कर दिया और वो यूज़ करने लगे इंदु, और इसी इंदु से नाम बना इंडस, यानी सिंधु नदी को कहने लगे पहले इंदु नदी यानी इंडस रिवर, और इसी इंडस से बना इंडिया। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। उत्तर पश्चिम मान लीजिए भारत का जो इलाका है, इधर वाले इलाके से इधर उत्तर पश्चिम की तरफ से ईरानी और यूनानी लोग भारत आए थे। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो उत्तर पश्चिम में एक कबीला रहता था, उसके राजा थे भरत, उनके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। इस समूह का उल्लेख मिलता है हमें, जो ये भरत कबीला था, इसका उल्लेख मिलता है हमें जो संस्कृत की प्रारंभिक कृति है ऋग्वेद। और ऋग्वेद कितना पुराना है? लगभग 3500 वर्ष पुराना है। तो ऋग्वेद में हमें भरत जो कबीला था उसके बारे में वर्णन मिलता है, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में जानने के कौन कौन से स्रोत हैं? तो अतीत के बारे में जानने के कई स्रोत हैं, जैसे पांडुलिपि, पुरातत्व स्थल, सिक्के या फिर अभिलेख। ये सब अतीत के बारे में जानने के स्रोत हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका होता है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाते हैं, यानी जो पहले पुस्तकें थीं वो जिन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं वो हाथ से लिखी गई होती हैं। और पांडुलिपि को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें मैन्यू का शब्द होता है हाथ, यानी पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं। आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है। पांडुलिपि को इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, और पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी गई पुस्तक। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यानी पांडुलिपियाँ किस पर बनाई गई हैं? ये पांडुलिपियाँ किसकी बनी हैं? ताड़पत्रों की या फिर भोजपत्रों की। इसी प्रकार की यहाँ एक पांडुलिपि दिखाई गई है जो कि भोजपत्र से तैयार की गई है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ दिखाया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो पांडुलिपियों से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। लेकिन पांडुलिपियाँ कितनी सुरक्षित हैं, उनका संरक्षण कितना किया गया है, इसी आधार पर हम पांडुलिपियों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी पांडुलिपियाँ अतीत को जानने का एक स्रोत बेशक हैं, लेकिन पांडुलिपियों के नष्ट होने का जल्दी खतरा रहता है। इन्हें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटित कर सकते हैं, इसलिए इनका संरक्षण कितना किया गया है उस आधार पर ये मिल सकती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। यानी पांडुलिपियों के लिए संरक्षण बहुत जरूरी है। प्राय ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिली हैं? मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। हमें पांडुलिपियों से किस बारे में जानकारी मिलती है? हमें पांडुलिपियों से जानकारी मिलती है धार्मिक मान्यताओं के बारे में कि उस समय लोग उनकी क्या धार्मिक मान्यताएं थीं, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, यहाँ तक कि विज्ञान आदि के बारे में भी हमें इन पांडुलिपियों से जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। यानी किस में लिखी गई हैं? जो पांडुलिपियाँ हैं या फिर महाकाव्य, कविताएं जो भी हैं उस समय किस भाषा में लिखे गए थे? या तो संस्कृत में लिखे गए थे या फिर प्राकृत और तमिल में लिखे गए थे। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यह आपको ध्यान रखना है। उस समय पर प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे।
हम अभिलेखों को भी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा स्रोत क्या है? पहला स्रोत है अतीत को जानने का पांडुलिपि और दूसरा स्रोत है अभिलेख। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर पर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख किस पर मिल सकते हैं? अभिलेखों की अगर हम बात करें तो अभिलेखों की सिंपल सी परिभाषा होगी पत्थर पर उकेरे गए लेख, यानी जो भी लेख पत्थर पर या किसी कठोर सतह पर, धातु जैसी किसी कठोर सतह पर लिखे गए हैं उन्हें कहते हैं हम अभिलेख। अभिलेख बहुत पुराने हो सकते हैं। अभिलेख सबसे ज़्यादा पुराने मिल सकते हैं क्योंकि पत्थरों को अपघटित कर पाना, पत्थर इतनी आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए पत्थर हमें बहुत पुराने मिल सकते हैं, यानी अभिलेख हमें बहुत प्राचीन भी मिल सकते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे इन अभिलेखों के माध्यम से। यहाँ एक अभिलेख दिया गया है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, यानी जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपियाँ अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। और जब हम कुछ बोलते हैं तब हम किसी भाषा का उपयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का उपयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो एक पॉइंट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं जो अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करता है, यानी अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ ये एक पात्र दिया गया है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे आज के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सिक्कों से एक सिक्का कैसे भिन्न है, इस पर आपको विचार करना है। ये चांदी के सिक्के हैं जो उस टाइम पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूज़ किए जाते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। व्यक्तियों के अवशेष, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूपों में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। यानी जो भी पांडुलिपि हैं, अभिलेख हैं या जो भी पुरातत्व स्थल होते हैं उनके लिए जो पुरातत्वविद होते हैं वो स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। अब एक वर्ड दिया गया है इतिहासकार। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे से अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब अतीत एक या फिर अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि अतीत का अर्थ अलग अलग समुदाय के वर्गों के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी समाज के सभी वर्गों के लिए अतीत का मतलब एक जैसा नहीं होता, इसलिए अतीत का उपयोग यहाँ बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से
तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी अतीत में भी अलग अलग जो समाज के अलग अलग वर्ग थे, उनके जीवन पर अलग अलग तरह के प्रभाव थे। जैसे आज के समाज में हमें अनेक प्रकार के भेद मिलते हैं, वैसे ही भेद अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी हम अतीत में किसका अध्ययन करते हैं? हम अतीत में राजा और रानियों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनके ही अभिलेख हैं, उनके ही स्रोत हैं, उन्हीं के बारे में हमें जानकारी है। अतीत के बारे में हमें कृषक क्या सोचते थे, कृषक कैसे रहते थे, या फिर जो आम आदमी थे वो किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करते थे, उसके बारे में, उनके बारे में कोई भी स्रोत हमारे पास नहीं है। यानी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम अतीत में राजाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में अतीत में समाज के सभी वर्गों का अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके स्रोत नहीं हैं। अब आगे देखते हैं तिथियों का मतलब। तिथियों का क्या मतलब होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, जैसे कि महावर्ष या 2000 या इसी तरह की कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम जो वर्ष गिनते हैं, जिस वर्ष की हम गणना करते हैं, वो गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों को हम कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा से पहले यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को हम अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी ईसा मसीह का जो जन्म है उसे कहते हैं ईसा मसीह के जन्म की सभी तिथियों को। उससे पहले की जो तिथियां हैं उन्हें कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां हैं, या ईसा मसीह के जन्म से जिन तिथियों का हम अनुमान लगाते हैं, उन्हें कहते हैं ईस्वी। उसके लिए यूज़ किया जाएगा सिर्फ ईस्वी। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी और हिंदी में ईस्वी ऐसा लिखा पाते हैं, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 लैटिन भाषाओं से बना है, 2 लैटिन शब्दों से बना है, और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह का जन्म का वर्ष। यानी अगर अंग्रेजी में बीसी मिले या फिर हिंदी में ईसा पूर्व मिले तो उसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और अंग्रेजी में एडी मिले या फिर हिंदी में ईस्वी मिले तो उसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी हम एडी की जगह सी यानी कॉमन एरा और बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा का भी उपयोग करते हैं। दोनों का मतलब सेम होगा, जैसे बीसी हो या फिर बीसीई हो, यानी बिफोर क्राइस्ट हो या फिर बिफोर कॉमन एरा हो, दोनों का मतलब सेम है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी हो या फिर सीई हो, यानी एनो डोमिनी हो या कॉमन एरा हो, दोनों का मतलब सेम है, उसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व ही आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है, और बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, 6th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं, बाकी आप इसे 2-3 बार रिवाइज करिए, आपको ये याद हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।